आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम अतीत भाग 3 का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, पूर्व की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था कि भाई भाषाविद क्या होता है, ये सारा पढ़ा था। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे, किस तरह उन्होंने वर्ग दिया, और जैसे कि कौन कौन से उन्होंने कॉलेज खोले, जैसे 1791 हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आज पढ़ेंगे कि पूरब की जंग ने गलतियाँ, यानी कि हमारी गलतियाँ जो है, पूरब कौन से देश में आता है हमारे, उन्होंने क्या माना था कि भाई क्या गलतियाँ थी। तो इसमें क्या है कि 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे, यानी कि अंग्रेज जो लोग थे वो जो हमारी शिक्षा थी उसकी आलोचना कर, उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है किससे भरा पड़ा है, त्रुटियों से यानी गलतियों से भरा पड़ा है। उनके मुताबिक जो पूर्वी साहित्य गंभीर और कैसा है, सतही है, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। तो जो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जो जेम्स मिल थे, वो प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी को देसी जनता को खुश रखने और उनका दिल जीतने के लिए जनता के विश्वास के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय से पढ़ाया जाना चाहिए। पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। 1830 के दशक से प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मकाले ने आलोचकों से में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। मैकाले के मुताबिक जो था, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पर इंग्लैंड की प्रकृति के समक्ष नहीं थी। मकाला का कहना था भाई, जो मकाले थे, कि भाई यूरोपीय पुस्तकालय को केवल एक खान ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। उनका ये तर्क था कि ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान का सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। यानी कि ये कहने का ये तात्पर्य है कि जो मैकाले थे वो ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको ज़्यादा मात्रा में किस पर क्या सिखाया जाए, कि अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया था। तो मैकाले के आधार पर जो 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया, किसने किया था, मैकाले ने। उनका फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उस शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता में मद्रासे और बनारस में संस्कृत के कॉलेज जैसे संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाए। इन संस्थानों को अपने अपशरण को शिकार होते और उसे अंधकार के मंदिरों को संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। यानी कि मैकाले ने किस पर जोर दिया, मैकाले ने जोर दिया अंग्रेजी भाषा को, कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा ज़्यादा सिखाई जाए, ठीक है। अब आता है कि व्यवसाय के लिए शिक्षा, यानी कि व्यवसाय के लिए शिक्षा कहती है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल ने एक अध्यक्ष चार्ल्स वुड्स के नाम से जारी दिए गए संदेश को वुड के नाम से जाना दिया था, ठीक है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा को एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक जो यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों का विकास महत्व समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। इसलिए वुड ने एक नीति पत्र में तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के जो नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यानी कि अगर उन्हें पश्चिमी शिक्षा दी जाएगी तो उससे क्या होगा, उनका नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वो ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। यानी कि अगर उन्हें शिक्षा दी जाएगी तो वो ये मानते थे कि भारतीय जो है हमारी कंपनी में काम करेंगे तो वो क्या होंगे, भरोसेमंद होंगे और सत्यवादी होंगे। इसलिए उनका ये विचार था उसका कि पूरब का साहित्य, जो हमारा जो साहित्य है यानी कि इंडियंस का, वो न केवल त्रुटियों से भरा हुआ है बल्कि लोगों में न काम के प्रति दायित्व और उनका भाव पैदा कर सकता है, इसलिए शासन के आवश्यक निपुणता पैदा करता है। तो 1854 में नीति पत्र में वुड ने एक नीति पत्र में कदम उठाए, जैसे सरकारी विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर किसका नियंत्रण हो सके, सरकार का। यानी कि उसने ऐसी नीति बनाई कि जब भी शिक्षा संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं या विद्यालय, उन पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यानी कि 1857 में कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए गए, मेरठ, दिल्ली और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए थे। समझ में आया।
उसके बाद आता है भाई स्थानीय पाठशाला। अब ये तो बना दिए थे भाई उन्होंने, बुड ने, और उसने ये नीतियाँ बना दी थी। अब है जो हमारे जो स्थानीय जो स्कूल और कॉलेज थे उनका क्या हुआ था, जो यानी कि जो हमारे जो भारतीयों के स्थानीय कॉलेज और पाठशालाएँ थी उनका क्या हुआ था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एडम एक व्यक्ति को भेजा था जिसने ये रिपोर्ट तैयार की थी वह हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इंडियंस की, वो क्या शिक्षा प्रणाली है। तो 1830 में जो एडम था वो स्कॉटलैंड से ईसाई विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। इनके वो सबसे पहले बंगाल और बिहार के ज़िले में आया। तो एडम ने देखा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर से 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी होते थे 20, यानी कि पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ अपने लोगों को स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी, यानी कि ये जो स्थानीय लोग थे वो ये पाठशालाएँ चलाते थे। शिक्षा का तरीका बहुत ज़्यादा काफ़ी लचीला था। चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते थे, उनमें से कुछ चीज़ें समय की पाठशाला से मौजूद थी। बच्चों की फ़ीस उनकी फ़ीस निश्चित नहीं थी, यानी कि अमीर बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा फ़ीस ली जाती थी, गरीब हैं तो उनसे कुछ फ़ीस ली जाती थी। और पाठशाला की कोई इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने के लिए बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, सालाना इम्तहान और समय सारणी का कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव के नीचे कई गांव की दुकान में या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। भाई बच्चों की माँ बाप की कितनी आमदनी है तो उनसे उतनी ही पेमेंट वो फीस ली जाती थी। विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे कि विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी जगह जो है एक जगह बैठ कर पढ़ाते थे। एडम ने यह देखा कि भाई लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय, यानी कि जैसे फसल कटती है गेहूँ की, तो उस समय क्या होता था, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती थी। उस समय गाँव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला क्या करती थी, दोबारा से शुरू कर दी जाती थी। तो ये एडम की रिपोर्ट थी, उसने जहाँ पर ये बंगाल और बिहार में देखा कि भाई किस तरह से ये जो है शिक्षा प्रणाली चलाई गई थी। अब आते हैं कि नई दिनचर्या नई नियम कहते हैं कि 19वीं सदी के मध्य यानी कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर थी, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज कभी ज़्यादा कभी दखल दी। 1954 की कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि कंपनी ने एक नया कदम उठाया कि पहले तो कंपनी ने सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, यानी कि जो भी पंडित जो पहले पढ़ाते थे भारतीय उनको सरकारी नौकरी देती। ठीक है, प्रत्येक पंडित को 4 या 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। पंडितों को काम पाठशाला को दौरा करना था और अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वह नियमित समय समय पर स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, यानी जो पंडित थे उनको ये रिपोर्ट दी गई रिपोर्ट भेजें। और पाठ्य पुस्तक पर आधारित विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। विद्यार्थियों से कहा गया था कि वे नियमित रूप से स्कूल शुल्क दें और नियमित कक्षा में और सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें, यानी कि एक व्यवस्था बना दी गई थी। किसके द्वारा, जो पंडित रख लिए गए थे। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे। पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरु से सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वही सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। इन नए विचारों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ। पहली बात की व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि सालों की समय सारणी काफ़ी कैसी थी, लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं और अपनी कटाई के मौसम में बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। ठीक है, इस तरह से ये नई दिनचर्या बनाई गई थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। इसलिए एक क्वेश्चन आपको अपने आप लिखना है कि एडम की रिपोर्ट क्या थी, शिक्षा के प्रति एडम की रिपोर्ट क्या थी, जो मैंने अभी आपको बताया। सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी पे पहले रीड करेंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे। ठीक है सभी।